देख रहे हैं देश का सुपरहिट शो दंगल। आज इस कार्यक्रम में हम देश के सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और विपक्षी दलों का बड़ा आरोप है कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर देश को जवाब नहीं दे रही है। तो आखिरकार सरकार तैयार हुई और संसद में महंगाई पर 2 दिनों से चर्चा भी हो रही है। कल लोकसभा में चर्चा हुई थी, आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है। सरकार का कहना है कि महंगाई का आरोप निराधार है और तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मोदी सरकार ने महंगाई दर को 7% से नीचे रखने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि विपक्ष सरकार के जवाब से असंतुष्ट है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई पर चर्चा के दौरान कई आंकड़े देश के सामने रखे और विपक्ष के दावों को खारिज किया है। लेकिन इसी चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के भाषण पर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने सदन में यह कहा कि मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड में खाना दे रही है। इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। सत्ता पक्ष की ओर से ऐसे बयान को लेकर विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है। उन्हीं बड़े सवालों और मुद्दों पर आज के दंगल में बड़ी बहस होगी, लेकिन उसके पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। Participant in the Swanidhi scheme, whether he or she is a small entrepreneur, medium entrepreneur. In the house, not in the house, outside your seat. मॉनसून सत्र में 10 दिन से शोर हो रहा था, महंगाई पर चर्चा करो। संसद में चर्चा शुरू हुई तो अजब गजब बयान, तर्क और तथ्य सामने आए। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी टीएमसी की सांसद काकोली घोष को कच्चा बैंगन खाकर बताना पड़ा कि देश में महंगाई है। सरकार कहती थी इतनी तो सस्ती हैं सब्जियां। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है। सब्जी जो पहले 10-15 रुपए की मिला करती थी, आप जाकर हाट में, बाजार में, हाट में लिया करते थे। आज भी वो सब्जी 8 साल के बाद आपको जो 10-15 रुपए की मिली थी, ज्यादा 15-20 रुपए की मिलती है सीजन में। कहाँ सब्जी का दाम बढ़ा है? विपक्ष को असंतुष्ट रहना था, सो असंतुष्ट ही रहा। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो आंकड़े तक बता दिए कि महंगाई पर शोर अफवाह है, महंगाई कंट्रोल में है। पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, इंडिया, रशिया, यूक्रेन, सप्लाई चेन, इवन टुडे लार्जेस्ट सप्लाई component suppliers around in China still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below. And that has got to be recognized. सरकार सदन में बार बार भरोसा दिलाती रही कि कोरोना के कहर और यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। महंगाई दर 7% या उससे नीचे ही रह रही है। कर्ज और जीडीपी का अनुपात 56.21% ही है। बैंकों का सकल एनपीए 5.9% तक घट गया है। यहां तक कि ब्लूमबर्ग और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तक की रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार ने बताया, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं। मैंने पूछा WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, नहीं बताया, नहीं बताई उन्होंने। देखो ध्यान से देखो, आज की रिजर्व बैंक कह रहे हैं कि 6% के नीचे होना चाहिए, वो तो बढ़ के चल जा रहे हैं ऊपर। तो मोदी जी सरकार में है। राहुल गांधी ने तो महंगाई के आंकड़े डाल दिए। 2019 के मुकाबले 2022 में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नमक, दाल, तेल, चाय सबके दाम गिना दिए। आंकड़े बताए कि 22% से 113% तक दाम बढ़े। लेकिन ये संसद के बाहर, अंदर तो महंगाई पर चर्चा के दौरान विपक्ष जीएसटी को सबसे बड़ा कारण बता रहा था। तब सरकार ने बताया कि गरीबों के इस्तेमाल वाली चीजों पर जीएसटी नहीं है। दत्ता, जैसे दत्त भगवान आप जानते होंगे, दत्ताची गाय, मतलब दत्तक की गाय, गायीचं दूध, गाय का दूध, दुधाची साय, दूध पे जो साय आती है ना, वो साईचं दही, मीन्स वो साय का दही बनता है, दहीचं ताक, तो वो दही का ताक बनता है, ताकाचं लोणी, बटर, और लोण्याचं तूप मतलब घी। इस सब कविता सुन के हम बड़े हुए। इस पे दत्त गुरु भगवान और गाय दोनों छोड़ पे सब पे आपने जीएसटी लगा दिया है।
विपक्ष के सवाल थे, सरकार का जवाब था, लेकिन शुक्रिया किसी ने किसी का किया ही नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सबका ध्यान उस ओर दिलाया कि यूक्रेन और रसिया इस दुनिया का 1/3 जो गेहूं है वो सप्लाई करता है। 75% जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और रसिया सप्लाई करता है। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? निशिकांत दुबे के दावे में दम था, क्योंकि सरकार ने देश में 80 करोड़ गरीबों पर 24,85,000 करोड़ खर्च कर डाले हैं। वो भी सिर्फ अनाज, खाद और ईंधन पर इतना खर्च हुआ है। लेकिन निशिकांत दुबे जी का फ्री फंड वाला भाषण शायद भारत को पसंद नहीं, क्योंकि रेवड़ी कल्चर से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नफरत है। फिर भी निशिकांत ने फ्री फंड का भोजन देने का दावा किया। वैसे सच ये है कि देश के माननीय सांसद 5 साल में 62 करोड़ की तो फ्री फंड की रेल यात्रा कर लेते हैं। परिवार समेत साल में फ्री फंड की हवाई यात्रा वो भी बिजनेस क्लास में कर लेते हैं। वेतन के अलावा हर महीने 60,000 रुपए फ्री फंड के भत्ते लेते हैं। फ्री फंड में 50,000 यूनिट सालाना बिजली लेते हैं और फ्री फंड में ही 40 लाख लीटर पानी भी ले लेते हैं। टेलीफोन, वाईफाई सब फ्री फंड का। ऊपर से क्लास 1 ग्रेड के बराबर की फ्री फंड मेडिकल फैसिलिटी भी लेते हैं। और इन सब के लिए सरकार ही नहीं, देश के 140 करोड़ में से 80 करोड़ गरीबों का भी शुक्रिया करना जरूरी है, जिनके वोट से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती रही और फ्री फंड खाने खिलाने की योजनाएं बनती रही। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। सच ज्यादा बढ़ाकर बोलिए तो भी वो सच नहीं रहता है सर, लेकिन झूठ तो जितनी मर्जी उतनी बोलते रहिए। कांग्रेस का तो यही इतिहास है सर। महंगाई के मुद्दे पर दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल उस आम आदमी को लेकर खड़ा हो रहा है जिसके सामने महंगाई मुंह बाई इस वक्त खड़ी हुई है। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सैयद जफर इस्लाम साहब, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। माधव आनंद जी, लीडर जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। वारिस पठान साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। अभय दुबे जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं, आप स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, सांसद जी के भाषण पर क्या बधाई देते हुए महंगाई के मुद्दे पर शुरुआत की जाए, और कम से कम महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पर उम्मीद मरहम की थी, जिस पर जले पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे पर कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे आपकी जो सरकार कर रही है वो पूरी तरह से ठीक है? देखिए चित्रा जी, ये संजीदा इशू है और संजीदगी से मैं इसके बारे में बात करूंगा। इसमें कोई तूतू मैं करने वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश और पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और देश में महंगाई कहां पर है। फूड इन्फ्लेशन जो है कम हो रहा है। आप जो ऑल टाइम जो पीक बोलते हैं, इन्फ्लेशन पीक हो चुका है, वहां से जो है ट्रेंड भी है और जो डायरेक्शन दोनों दिख रहा है। हमारे फोरकास्ट नहीं, सिर्फ सरकार के फोरकास्ट नहीं, आरबीआई के और बाकी जितनी भी एजेंसीज है, ग्लोबल एजेंसीज है, सबके फोरकास्ट ये बता रहे हैं कि यहां जो है इन्फ्लेशन कम हो रहा है। साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए दुनिया में सब जगह तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आज यहाँ तेल के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं और तेल के दाम भी थमे हुए हैं, बल्कि 2 बार हमने इस पर कट किया है ताकि ये कंपैशनेट सरकार है। ये जब जरूरत पड़ती है तो पूरा खजाना खोल देती है। आप कह रहे हैं कि तेल के दाम कम कर दिए गए हैं। हमारे एक आप कह रहे हैं खाद्य महंगाई है ही नहीं। जफर साहब, आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? देखिए आप एक आंकड़ा लेकर बैठी हुई है मैं पूरा, और दिखा दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने जो महंगाई के मुद्दे पर आपसे सवाल पूछा, जरा दिखाते हुए रोजमर्रा की जरूरतों की पूरी लिस्ट उन्होंने जारी की है और तुलना करते हुए दिखाया है कि किस तरह से वृद्धि दर दर्ज की गई है। ये देखिए, राहुल गांधी लिख रहे हैं अमृतकाल के जश्न में, मगर भाजपा सरकार ने सदन में कह दिया कि देश में महंगाई है ही नहीं। और महंगाई है ही नहीं, लेकिन आंकड़े सच्चाई बयां कर रहे हैं। एक बार पढ़ते हुए, 2019 में जो पेट्रोल 73 रुपए था वो अब 2022 में 97 रुपए, यानी कि 33% की वृद्धि। डीजल 66 रुपए था जो 90 रुपए, 36% की वृद्धि के साथ
एलपीजी 494 2019 में था, अभी 1053 रुपए, 113% की वृद्धि। नमक 18 रुपए, अभी 24 रुपए हो चुका है, 33%। अरहर दाल, सोयाबीन तेल, ये राहुल गांधी ने आंकड़े जारी किए हैं, इस पर क्या कहेंगे जफर साहब आप? और आप कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं कहीं पर। ऐसा है नहीं चित्रा जी, आप गलत बयानी से काम ले रही है। प्लीज आप अपने मुंह से कुछ ऐसी बात मत बोलिए जो हमने नहीं बोली है। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हकीकत तो यह मैंने कहा कि महंगाई एग्जिस्ट करती, महंगाई है। ऐसा नहीं कि दुनिया में कहीं भी महंगाई नहीं है और हिंदुस्तान में महंगाई है। पूरे दुनिया में महंगाई है, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए ये सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन है, बहुत सारी चीजें, हर चीज तो हिंदुस्तान में नहीं होती है ना, जो नहीं होती है उसको बाहर से मंगाया जाता है। उसके प्राइसेस अगर बढ़ गए हैं 300%, 200%, वो भी दिखाइए साथ में ना कि भाई दुनिया में आज ये 3 साल पहले, 2 साल पहले ये 10 रुपए मिलता था बाहर मुल्क में, आज वो हमको लाने के लिए उसके लिए 40 रुपए देना पड़ता है। लेकिन देश की सरकार ऐसी है कि 10 रुपए की चीज का शायद 12-13 रुपए बढ़ा हो, इसलिए कि 7% इन्फ्लेशन जो है आज दुनिया के परिप्रेक्ष्य बहुत कम है। मैं 2 चीज बोलना चाहता हूं चित्रा जी। पहली बात कि मैं ये कह रहा हूं कि महंगाई बढ़ी है ना, महंगाई तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या महंगाई इतनी बड़ी है कि जैसे बाकी दुनिया में सारी जो अलग अलग कंट्रीज परेशान हो रहे हैं, परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, कम से कम देश उस परेशानी के दौर से नहीं गुजरा। और उसके साथ साथ ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी जरूर है, कम से कम स्वीकार किया, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों से तुलना करते हुए आप कह रहे हैं कि महंगाई यहाँ पर फिलहाल स्थिर है। लास्ट बात कहूंगा, लास्ट लास्ट बात बोलिए सर। ये सिर्फ कहूंगा कि देखिए हम अपने देश के उस तबके के लिए, समाज के उस तबके के लिए जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने देश का खजाना उनके लिए बराबर खोल के रखते हैं। चाहे उनको राशन की जरूरत हो, चाहे उनके बैंक में पैसे के ट्रांसफर की जरूरत हो, चाहे उनको किसी तरह की, चाहे उनके मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत हो, चाहे उनके घर के सर के ऊपर छत की जरूरत हो, हर तरह की सुविधाएं देने का काम इस सरकार ने किया है। घर घर पानी पहुंचाने का काम किया है, बिजली देने का काम किया। जफर साहब, देश का खजाना भरता भी तो वही आम आदमी है ना, और उसी आम आदमी के लिए लुटाता भी तो है सरकार, लुटाती भी तो है। ठीक है अभय दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए जफर साहब, ये सवाल का जवाब आप आगे जरूर दीजिएगा कि दुनिया भर के मुल्कों से हिंदुस्तान की तुलना कर रहे हैं, कौन से वो मुल्क हैं और वहां के रहन सहन और हिंदुस्तान के रहन सहन, गरीबों के आंकड़े को लेकर भी मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन अभय दुबे जी, निर्मला सीतारमण जब जवाब दे रही थी तो उस समय भी कम से कम वो गंभीरता विपक्ष की दिखाई नहीं दी सदन के भीतर। हालांकि सत्ता पक्ष के ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन उनकी ओर से जो आंकड़ा दिया गया है, उन्होंने कहा कि यूपीए के दौरान 9 से 10% तक महंगाई दर पहुंची थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को महंगाई जैसे मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। अभय दुबे जी, जवाब दीजिए इस पर आप। चित्रा जी नमस्कार। महंगाई डायन भाजपा से प्यार जताने लगी है, इन्हें महंगाई अब अप्सरा की नजर आने लगी है जी। विश्व भर की महंगाई को बड़ी खूबसूरती से कुरूप बता रहे हैं और अपनी महंगाई को विश्व की सबसे सुंदर महंगाई बता रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में महंगाई का ऐसा महिमा मंडन हमने आज तक नहीं सुना। सुन लीजिएगा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप ही ने जारी की अभी 12 जुलाई को सीपीआई का जो डेटा जारी किया है, ऑयल एंड फेट 9.36%, वेजिटेबल 17.32% इन्फ्लेशन, स्पाइसेस मतलब मसाले 11.4%, आगे भी बताइए, ठीक से जरा सा आंकड़े बताइए, फुटवेयर आंकड़े ठीक से बताइए, डायरेक्शन क्या, उसका आंकड़े का डायरेक्शन क्या है? 10.39%। देखिए चित्रा जी को कहिए बिल्कुल बंद रखे आवाज, आराम से अपनी बात करिए, जरा उसका डायरेक्शन भी बताइए। चित्रा जी देखिए, ये बेशर्म आदमी हर डिबेट में यही करते हैं। आराम से प्लीज, ऐसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अभय दुबे जी, वो कह रही है, देश के वित्त मंत्री का कहना है कि महंगाई जैसे मुद्दे पर कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अपने जमाने की महंगाई को आप झांक लें। क्या आईना देखने के लिए तैयार हैं आप लोग भी अभय दुबे जी? और महंगाई जैसे मुद्दे पर जब गंभीर चर्चा होती है तो कितना हंगामा करते हैं सांसद विपक्ष के। देश के लोग देख लें, गैस का सिलेंडर 400 रुपए था, 1000 रुपए पार हो गया। आप बताइए कि इन्फ्लेशन आप 60 रुपए की दाल थी, 200 रुपए पार, 70 रुपए का खाने का तेल था और आपने 200 रुपए पार कर दिया। इतना बिल्कुल, मैं छोड़ दूंगा डिबेट अगर आप चुप नहीं कराएंगे। ये बिल्कुल बंद कराइए, आप उससे बात नहीं कराना चाहती मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। मेरे सवालों का जवाब दिए चित्रा जी, कोई बात तो छोड़िए, मेरे पास सवाल है आपके लिए, जवाब दिया गया क्या? इन्फ्लेशन पे सवाल कर रहा हूं, उसी वक्त उठा के देता हूं। एक सेकेंड सर, यहाँ पे मेरी बात को समझें। आज जो वो कर रहे हैं कल आप करेंगे,
डिबेट छोड़कर जाने की धमकी देना सर ठीक नहीं है। पूरी जनता देख रही है और एंकर को आप धमकी नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को धमकी दे रहे हैं जो इस शो को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच एक सेकंड सर, बहुत विनम्रता से, महंगाई का मुद्दा बहुत गंभीर है और सदन से जिस तरह से विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर हंगामा करते हुए वॉकआउट कर गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम यहाँ पर अभय दुबे जी आप ऐसा नहीं करेंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जफर इस्लाम साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाए पहले। देखिए, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जफर साहब प्लीज। देश के साथ धोखा क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है 6 साल पहले कहा था, इन्होंने कहा कि देखिए जो इंपोर्ट हो रहा है, क्रूड ऑयल हो या एडिबल ऑयल हो, 2 प्रमुख फैक्टर्स पर इन्होंने प्रकाश डाला। मैं बताता हूं, जो 2014 में ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन 27.5 मिलियन टन था, वो बढ़कर 36 मिलियन टन बढ़ गया। बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री के अनुसार। और इंपोर्ट क्या करा? जो 13 मिलियन टन का इंपोर्ट था वो बढ़ाकर 15 मिलियन टन कर लिया अपने धन्ना सेठों के लिए। इन्होंने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 2014 में 33 मिलियन मेट्रिक टन था, वो घटकर 28 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा ताकि हमको भार नहीं पड़ेगा। चित्रा जी, ये धोखा हिंदुस्तान के साथ किया है। 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए और हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोगों की नौकरियां। मैं जवाब ले लेती हूँ जफर साहब, आप जल्दी से जवाब दीजिए। लेकिन ठीक है अभय दुबे जी, आप लगातार बीते 8 सालों का आंकड़ा दे रहे हैं, इसके बावजूद चुनाव दर चुनाव ये पार्टी जीतती भी चली जा रही है और कहती है कि हमारी नीतियों पर मुहर लगाती है जनता। तो आप लोग समझा पाने में क्या कामयाब नहीं हो रहे हैं? जफर साहब उनके आरोपों पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद में ठीक है। चुनाव की जीत भाजपा, मुझे मौका मिला, मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है ठीक है, चुनाव की जीत मुझे जब मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, गरीबों को लूट ले। ठीक है, चुनाव की जीत इस बात का इनको असीमित अधिकार, वो तो कह रहे हैं गरीबों को दे रहे हैं ना फ्री में अनाज। 80 करोड़ लोगों का आंकड़ा तो दे रही है सरकार सदन के भीतर। सुनिए चित्रा जी, ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ, जफर साहब का जवाब ले लें, उसके बाद अभय दुबे जी आप आगे बोलिएगा। ठीक है, 100 रुपए महीने का अनाज ये लोग। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं इनको याद दिलाऊं कि अब उनका जवाब पिछले 8 सालों में एवरेज सीपीआई जो महंगाई दर है, अरे सुनिए जरा बीच में टोक रहे हैं, 4.5% ठीक है अभय दुबे जी इनका जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। बाकी 4 लोग भी इंतजार कर रहे हैं आपके तू मैं के चक्कर में। दोनों लोगों के बाकी लोगों की बारी कब आएगी प्लीज अभय दुबे जी? फिर मैं नहीं बोलने दूंगा अब चित्रा जी, अगर जबरदस्त मुझे नहीं बोलने तो मौका मिला तो मैं नहीं बोलने दूंगा। 2 करोड़ रुपए देखिए तो किसान की आमदनी 27। अब ये मैं बोलने नहीं दूंगा। सदन में आप लोग महंगाई जैसे गंभीर विषय पर जितना हंगामा करते हैं, कम से कम डिबेट में ऐसा हंगामा मत कीजिए। एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कीजिए और उसी तरह से भाषण दीजिए। आपके कहने पर फ्री चुप हो फंड गया का ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो वाला भाषण यहाँ आप ये फिर चुप नहीं हो रहे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ अभय दुबे जी इनके समय जो अभय दुबे जी प्लीज, अभय दुबे जी प्लीज, मैं सवाल का जवाब देती हूँ, मैं सवाल का जवाब देती हूँ, मैं सवाल का जवाब देती हूँ। अभय दुबे जी, विपक्ष की भी तो नाकामी है ना, वो जीतते हुए चले जा रहे हैं और आप लोग उनको रोक पाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। महंगाई का मुद्दा लेकर आप जाते हैं, उसके बावजूद तो जीत कर चले आते हैं। लेकिन इस बात की जफर इस्लाम साहब, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं ना कि एक जेब से डालिए और दूसरे से तुरंत निकाल लीजिए और फिर कहिए कि एक जेब तो जनता की हमें भर दी है। जफर साहब जो बैंकों ने हिंदुस्तान की देखिए चित्रा जी, अरे चुप रहो, आराम से बार बोल रहे हैं, आराम से। प्रहार हिंदुस्तान के नागरिकों पर इन्होंने किया है। मिंट स्ट्रीट में ये वर्बल डायरिया को जरा बंद कराइए, जरा वर्बल डायरिया को। आरबीआई कह रहा है मैं जरा उनके बातों का जवाब दे रहा हूँ। की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए प्लीज। अभय जी आप नहीं मानेंगे, मजबूरी में आपकी आवाज डाउन कर रहे हैं। जफर साहब आप जल्दी से अपना इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। मैं बड़े संजीदगी से इसका और जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूं कि उनके समय में जो इन्फ्लेशन था वो 5 साल में जो है यूपीए 2 में 8.74 था। ये अभी 8 सालों का एवरेज जो है वो 4.5% है। हम ये भी कह रहे हैं कि अभी ओमिक्रॉन और उससे पहले कोरोना से पहले बाद ओमिक्रॉन के बाद जो दुनिया में जो आप देखा यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो है सप्लाई साइड में डिसरप्शन हुआ। अब अगर इंडोनेशिया बढ़ा देता है पाम ऑयल पे जो है अब प्राइस बढ़ा देता है, ड्यूटी बढ़ा देता है, तो उसका हम तो प्रोड्यूस यहाँ इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है। हाँ। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, पेट्रोलियम अगर रिफाइनरीज बंद हो जाती है चाइना में और कई जगह लॉकडाउन होता है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे जगह पे आप देखिए हर चीज के दाम बढ़े, लेकिन देश में
मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं कि आप देखिए डिक्लाइनिंग ट्रेंड है कि नहीं, आप देखिए फूड इन्फ्लेशन कम हुआ है कि नहीं पहले से, आप देखिए कि आगे आने वाले डायरेक्शन में क्या दिख रहा है कि कम होगा, लेकिन बाहर बाकी जगह में ऐसा कम हो रहा है क्या? बाकी जगह में अभी भी इन्फ्लेशन जो है, आप पड़ोसी मुल्क पे देखिए, पाकिस्तान में 38% है, आप देखिए किसी और मुल्क में 100% है, वेस्टर्न इकोनॉमी में देखिए 100% है, लेकिन आज देश इकोनॉमी भी तेज रफ्तार से चल रही है और साथ साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में। ठीक है, बाकी मेहमानों के पास आते हुए जल्दी से अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए, देखिए ये बात तो सच है ना कि अगर पड़ोसी मुल्कों से तुलना की जाए तो हिंदुस्तान की स्थिति तो बेहतर है। ब्लूमबर्ग बाकी भी तमाम आंकड़े सरकार लेकर आई जो सदन के भीतर गिना रही, कितनी अफसोस, ये बात तो सच है। सुन लीजिए कितनी अफसोस और शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे देश की इन्फ्लेशन की तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान से। तो ये पाकिस्तान से ज्यादा सोच ही नहीं पाते, इनकी मानसिकता उससे ऊपर है ही नहीं, ये पाकिस्तान से ऊपर उठ नहीं पाते, इनको हर चीज में पाकिस्तान चाहिए। अरे प्रभु, हिंदुस्तान को तो आपने विष्णु बनाने की बात करी थी और पहुंच गए पाकिस्तान पे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो आपने बात नहीं करती, अभी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट कांग्रेस के समय में ज्यादा था। चलिए मैंने आपकी बात मान ली, 8% था, तो कांग्रेस गलत कर रही थी तभी तो जनता ने उनको हटा के फेंक दिया। तो आप भी उसी रास्ते पे जा रहे हो क्या, कांग्रेस वाले रास्ते पे, कि आपको भी उखाड़ के फेंक दे और आप बड़े खुश हो रहे हो? अरे आपकी यहाँ स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, क्या हालत है? आप जीएसटी लगाते जा रहे हो, स्थिति बहुत अच्छी है, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर पे भी आप लोगों को जीना मुश्किल कर रहे हो। 2 वक्त का पनीर भी नहीं खा सकते, रोटी भी नहीं खा सकते। आपने आटा पे 11% बढ़ा दिया लगातार 1 साल के अंदर में। आप भूल गए क्या? आपने टमाटर पे 8% बढ़ा दिया, आलू पे आपने 28% बढ़ा दिया। बताइए क्या बात कर रहे हो? आप लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी के पास रोजगार नहीं, ऊपर से आप जीएसटी बढ़ाते हो, ऊपर से इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। और आप तो जब सत्ता में आने के पहले कह रहे थे हम इस देश में आएंगे तो डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। आपको हमने तो देखा था कई आपके जो आज मंत्री हैं वो सिलेंडर लेके अपने सर पे लेके घूम रहे थे, उसका प्रदर्शन कर रहे थे। आज क्या हालत एलपीजी की है, क्या हालत है बताइए जरा। ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बहकाना चाहते हैं। जफर इस्लाम साहब पढ़ के आया करिए, देश सुन रहा है आपको, क्या महंगाई पे चर्चा करके आप चिल्ला रहे हो? और शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे लोग भूख से आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं, जिस पर चर्चा नहीं करना चाहते। और मैं चित्रा जी आपको बता दूं, कहां से लेकर आए आप कह रहे हैं कि ये आंकड़ा कहां से लेकर आए? आप देख लीजिए, आत्महत्या नहीं, एक सेकंड, लगातार महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं लोग, महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आंकड़े आप देख लीजिए, महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। चित्रा जी, हवा में कोई बात नहीं है, हवा में नहीं आ जाइए धरातल पे, आपको पता चलेगा लोग किस तरह से जी रहे हैं। 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते और पार्लियामेंट में खड़ा होकर इनका सांसद बोलेगा कि हम फ्री में नहीं, फ्री में हम रेवड़ियां बांट रहे हैं, फ्री में रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वो भूखे नहीं है, अगर वो भूखे नहीं है तो आप क्यों कहते हो कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज बांटा है? किस बात पे आपने अनाज बांटा है? क्या खैरात में बांटना चाहते हैं आप? ये हिंदुस्तान को आप रोजगार नहीं दे सकते, हिंदुस्तान को अपने पैरों पे खड़े नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि हमने फ्री में अनाज बांट दिया। ये पार्लियामेंट में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोलेंगे और नहीं, मैं पूछा भारतीय जनता पार्टी कौन सी अपनी जमीन बेच के आई जो फ्री में बांट रही है? ये हिंदुस्तान की चीज है, हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़े करने की बात है। किसी को फ्री में नहीं चाहिए, सबका नहीं, सबका स्वाभिमान है। आप उनको रोजगार दीजिए, उनको पैरों पर खड़े कीजिए। ठीक है चित्रा जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक बहस से ज्यादा गंभीरता से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। क्या इन्फ्लेशन बढ़ा है? इसे स्वीकार करना चाहिए, बढ़ा है। क्या इन्फ्लेशन, यदि हम दुनिया के जो विकसित देश, प्लीज आपको मैंने, चित्रा जी आप रोके इनको, नहीं ये गलत है, ये बदतमीजी है, नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, वैसे तो आप सारी बात नहीं करोगे, संस्कार, ये रफियन स्टॉक नहीं, प्लीज नो पूरे को बोलने नहीं देंगे। चुनाव लड़ते हो तब तो नहीं पूरे विश्व की बात करते हो, जब चुनाव के समय बोलते हो हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, अभी आप पूरे विश्व की बात करने लगते हो। नहीं, ये बीजेपी का बड़ा आसान तरीका है बचने का। सफाई का कोई तमाशा नहीं है हिंदुस्तान में, सफाई का कोई तमाशा नहीं है, बोलने दीजिए मुझे। उनको एक बार बोलने दीजिए, फिर आप बोलेगा। लेकिन हिंदुस्तान की बात जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने नहीं कुछ कहा ना, वो कहेंगे क्या मैं सच बोल रहा था और वो झूठ बोलेंगे तो मैं टोकूंगा नहीं। आप कैसे ये तय करेंगे? पैरामीटर लेकर बैठे हुए विश्व की बात करना शुरू कर देते बोलेंगे, वो झूठ बोलेंगे। एक बार उनकी बात होने दीजिए, वो चुप थे, प्लीज उनकी बात होने दीजिए। बोलिए। देखिए, जब हम अपनी तुलना करते हैं तो आज के दिन में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्लोबल अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, हम उससे जुड़े हुए हैं, उसका हमेशा अर्थ पड़ा है। आप विकसित देशों के अर्थव्यवस्था का इन्फ्लेशन देख दीजिए, आप चाहे पाकिस्तान से तुलना मत कीजिए, बांग्लादेश से, श्रीलंका से तुलना मत कीजिए। क्या ब्रिटेन, प्लीज, क्या ब्रिटेन
अमेरिका उससे तो तुलना करेंगे, स्पेन से तो तुलना करेंगे। क्या उनके यहां इन्फ्लेशन 9 से ज्यादा नहीं है? क्या उनके यहाँ 10 डबल डिजिट्स के आसपास इन्फ्लेशन आज के दिन में नहीं है? जस्ट अ मोमेंट प्लीज। नहीं तो हम भी आप, अरे यार तुम अमेरिका में 10% है तो ये तो कोई तरीका नहीं है। देखिए ये कोई तरीका है? क्या तरीका है? अमेरिका में ये तो मुलायम सिंह की तरह अखाड़े की पहलवानी कर रहे हैं। ये तर्क की बात नहीं कर रहे हैं, मुलायम सिंह के अखाड़े की पहलवानी कर रहे हैं। तो हमारा तो अभी पे ही है। नहीं, हर व्यवस्था इन्फ्लेशन अपने आप में खराब नहीं। आपका आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई ये कहता है ना कि 6% के आसपास तक इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। यदि आपको ऐसी स्थिति में जहां सप्लाई चेन इतना है, आपको ऑयल क्राइसिस पूरे दुनिया में है, आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति पूरे विश्व की है, उसमें सारे देशों के इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। इसको स्वीकार करना चाहिए कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसके बाद एक जैसे रोड मूर्खता है जो ये आकर के कर रहे हैं। ये रोड छाप बोलो महंगाई है, आप बोलो महंगाई है, रोड छाप छोड़ो। नहीं, ये रोड छाप हो रहा है, ये रोड छाप वाली बात है। रोड छाप, गली छाप, ये गली छाप डिबेट है। नहीं आप बताओ, आपके जैसे चैनल पे महंगा है कि नहीं? आज तक पर चैनल पे दाल महंगी है कि नहीं? नमक महंगा है कि नहीं? यही असली बात है। जनता बोलेंगे समझ में कैसे आएगा? दोनों लोग बोलेंगे समझ में कैसे आएगा? बोलने ही नहीं दे रहे हैं। बता दो नहीं, कम से कम लोगों को समझ में भी आए। हिंदुस्तान देखेगा महंगाई नहीं। महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने प्रवक्ताओं के में कारण हार गए, प्रवक्ता के कारण की बात मत करना, हार जीत में लगे रहो, जनता भूखी मर जाए। अरे हार जीत ही तो तय करती है। अरे क्या हार जीत तय? ऐसा नहीं है, अंग्रेजों ने भी 200 साल राज किया था, तो अंग्रेज अच्छे थे क्या? अंग्रेज अच्छे थे क्या? अंग्रेज अच्छे थे क्या? यहाँ पे 200 साल रूल किया था उन्होंने, यहाँ पे डिवाइड एंड रूल। यही भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल करती है, समाज को बांट के करना चाहती है। आप अंग्रेजों से तुलना बिल्कुल डिवाइड एंड रूल है, डिवाइड एंड रूल है। नहीं जहाँ पे लोग आपके पास आते हुए, ठीक है वारिस पठान जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से अपनी बातें भी ट्वीट की गई हैं, ये कहते हुए कि जब सदन में चर्चा हो रही थी तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों की कम मौजूदगी थी। कितनी गंभीरता इस मुद्दे पर नजर आती है? और आज जब सरकार की ओर से बार बार बताया जा रहा है कि 80 करोड़ लोग हैं जिनको फ्री में अनाज दिया जा रहा है, इसको लेकर निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि बधाई देंगे या फिर नहीं देंगे। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? एक बार पूछ लीजिएगा कि इटली में देखिए चित्रा जी, अभी मैं सुन रहा था सबकी बात, और कितनी गंभीरता से विषय की चर्चा हो रही है वो तो डिबेट में भी दिख रहा है। पार्लियामेंट में भी हमारे सदर साहब ने तो कहा कि आज हम महंगाई के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, और मगर 50 सांसद भी वहां पे मौजूद नहीं थे, तो सीरियस तो है नहीं ये लोग। अब बात देखने वाली बात ये है कि हम आजादी का 75वां महोत्सव बना रहे हैं, मगर इस 75वें महोत्सव के अंदर भाजपा ने 8 साल में हमारे देश की इकोनॉमी की दुर्दशा क्या की है, ये तो आप हम सबके सामने। अब आंकड़े तो मेरे पास भी बहुत सारे, सबने आंकड़े बताए, मैं भी पूरे के पूरे आंकड़े बता सकता हूं, लेकिन मैं ऊपर की बात ये बताना चाहता हूं कि आज देश में रोजगार कहां है? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, रोजगार दिया क्या? जब बेरोजगारी बढ़ती है तो जो युवा रहता है उसकी क्या हालत होती है, ये आपने हमने सबने देख लिया है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता बात बता रहे थे पड़ोसी मुल्कों की बात, श्रीलंका के अंदर भी ये हुआ। आज आपने 18% जीएसटी लगा दिया है पेंसिल के ऊपर, नोटबुक के ऊपर, खान पान की चीज पर, दूध पर। तो एक गरीब आदमी पहले एक सेकंड वारिस पठान जी, क्या 18% जीएसटी ऑन पेंसिल के ऊपर, एक सेकंड, क्या पेंसिल के ऊपर 18% जीएसटी है? वारिस पठान जी अभी आपने कोट किया है। सुनिए, खाना पान आपने सब पे जीएसटी लगा दिया। एक आदमी के पास खाना खाने को पैसा नहीं है, कहां से लेकर आते हैं वारिस जी आप लोग इस तरह के आंकड़े? बच्चा पढ़ेगा कहां से, उसका बच्चा तालीम हासिल करेगा कहां से, उसका बच्चा नोटबुक खरीदेगा? तो आप एक तरफ पढ़ने नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, नौकरी के बाद पढ़ने नहीं देंगे, उस पर जीएसटी लगाएंगे, और फिर आप बोलोगे कि नहीं हमने इकोनॉमी बैलेंस रखा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है। एक मिनट, जफर साहब सही बात नहीं है, फिर कमिश्नर से बात करना पड़ेगा आपको। ठीक है जफर साहब, एक बार उनकी बात हो जाए, जफर साहब उनकी बात हो जाए, जफर साहब उनकी बात हो जाए। जफर साहब ये सही बात नहीं है, आपको मौका मिलता है बोलिए वारिस पठान जी, बोलिए। आपका नंबर है, बोलोगे तो गलत बयानी से काम देश की बेइज्जती कर दी। आप भाजपा के प्रवक्ता हो, आप मेरे महान देश की तुलना कर रहे हो श्रीलंका पाकिस्तान से? हाँ, अरे आपको शर्म आनी चाहिए।
कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ है मेरा भारत महान देश भारत? मैं चाहूंगा भाजपा इनकी बात का संज्ञान ले। उन्होंने दूसरे मुल्कों का भी नाम लिया था वारिस पठान जी। एक सेकंड आराम से आपस में नहीं उलझते हुए, मुद्दे पर उलझिए, आपस में नहीं उलझते हुए। वारिस पठान जी उन्होंने दूसरे भी देशों का नाम लिया था, लेकिन वापस लौटते हैं आप प्लीज। ये आपस में उलझने का मुद्दा नहीं है प्लीज, कहीं ना कहीं एक एक करके कहीं किरकिरी गुमराह करना लोगों को। इन्फ्लेशन बढ़ गया, चलो बताओ ना, इतना बड़ा इकोनॉमी बनता है, डॉलर का मुताबिक तुम्हारे लिए वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों अमेरिका और फ्रांस और इटली का नाम बताओ, क्या डॉलर के बनिस्बत हिंदुस्तानी रुपये की वैल्यू इतनी कम क्यों हुई, बताओ ना तुम। अरे तुम पाकिस्तान के तलवे चढ़ने आराम से वारिस पठान जी, ये तुम तड़ाक, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगी। मेरे डिबेट में कोई भी मेहमान एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं करेगा। डिबेट की मर्यादा होती है। एक सेकेंड सर, तू तड़ाक करके कोई बात नहीं करेगा प्लीज सर। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। प्लीज सर एक सेकेंड आराम से। ये तू कर ले, तू ऐसा कर ले, ये कोई शब्द नहीं होता है प्लीज। आप सब लोग अपनी अपनी पार्टियों के दिग्गज हैं, आप लोगों के लाखों में फॉलोअर भी हैं। आप लोग अगर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो देश के लिए और इस डिबेट के लिए दोनों चीजें। वारिस पठान जी की बात पूरी हो जाए, माधव आनंद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कोई भी तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं इस पर सख्त आपत्ति जताती हूँ। वारिस पठान जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है जफर साहब, उनकी बात पूरी हो जाए। वारिस पठान जी, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट हुआ है 45 साल में, हुआ है नहीं हुआ है, चलिए बताइए। ये क्या मोदी की फेल पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ है? बताओ ना, जवाब दो ना फिर। अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में इतना बढ़ गया है। अरे तो जवाब दे रहा हूं ना, तुम सुन रहे हो, जवाब मैं देता हूं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करप्शन तो बढ़ गया। डिमोनेटाइजेशन के बाद कहा था कि काला धन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। काला धन तो उबल रहा है, गाड़ियों में निकल रहा है, घरों में निकल रहा है, हर तरफ से काला धन। माधव आनंद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी, वारिस पठान की बात अरे हिंदुस्तान में रह रहा हूं, पहले भारत की बात क्या करो। महंगाई और बेरोजगारी नहीं स्थिति उसकी बुरी हुई है? देखिए आप कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन ये वर्स्ट स्थिति में हम आए, ऐसे बात करना संगीत रागी जी कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं? माधव आनंद जी मैं फौरन उसके बाद आपके पास देखिए, जैसे ही जब आप कहना शुरू कर देते हैं देखिए चित्रा जी बराबर नहीं है डिबेट इस तरह, अगर हमको बोलने नहीं दिया जाएगा तो आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहते हैं। यदि आपको जिक्र करना है, प्रवक्ता नहीं संगीत रागी जी स्टूडियो से आपकी बातों पर कुछ बोलना चाहते हैं। यदि आपको विमर्श करना है, इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है, तो आप आंकड़ों के साथ पाकर गए। आप नहीं, प्लीज मैं यही आपसे पूछना चाहता था, क्या कि विकसित सर विकसित देशों के अंदर आज के दिन में इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन और डेवलपमेंट का रिश्ता क्या है? आपके अंदर एक यदि कुछ स्तर तक इन्फ्लेशन है तो जितनी भी बढ़ती हुई व्यवस्था है वहां इन्फ्लेशन होती है, वो आपको कंट्रोल के अंदर रहनी चाहिए। थोड़ी सी ज्यादा है, क्या ये डबल डिजिट से ज्यादा है? कई विकसित देशों में तो डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। साथ साथ तमाम मुल्कों को परेशान करती है। आज अमेरिका की भी क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है बहुत सारे मोर्चों पर। तो जब तमाम इस तरह के देशों की यह हालत है तो वहां पर सरकार भरोसा दे रही है कि कम से कम हिंदुस्तान में बेहतर स्थिति है, परिस्थितियां बेहतर है। मैं चाहूंगा माधव आनंद जी आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद जफर साहब सबके सवालों का जवाब देंगे। माधव आनंद जी, श्रीलंका से लेकिन फ्री में मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को अगर खाना दिया जा रहा है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा ना कि आप महंगाई के मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश करें और इस पर लगाम लगाने की बजाय जले पर नमक छिड़का जाए। चित्रा जी, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी का एक अहम पार्टनर है, एनडीए का अहम पार्टनर है, और मैं आशा करता हूं कि आप न्याय देख करेंगी और मुझे भी 2 मिनट जरूर दे के काम करेंगे। देखिए, महंगाई एक वैश्विक समस्या है। हाँ, महंगाई एक वैश्विक समस्या है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता, कोई नहीं नकार सकता, और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। और बहुत सारे फैक्टर हैं, चाहे वो कोविड पैंडेमिक की बात हो या रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या मौसम का हो, बहुत सारे फैक्टर हैं। और भारत की भी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जो है उससे प्रभावित हुई है, यह सरकार भी मानती है और हम लोग भी मानते हैं और हर किसी को मानना भी चाहिए। लेकिन सरकार हर वो स्टेप उठा रही है, जितने भी मेजर्स होते हैं, आरबीआई ने कितने मेजर्स लिए हैं, सरकार ने कितने कदम उठाए हैं, तो सरकार उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी है। 7% से लगभग नीचे ही हम लोग का इन्फ्लेशन है और सरकार ने इसमें कामयाबी हासिल की है।
जो वित्तीय कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, मैं भी एक कारोबार का काम करता हूं, हम लोग भी यही कह रहे हैं कि मार्केट में अब जो है डिमांड जैसो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बेपटरी हो चुकी थी इकोनॉमी, अब पटरी पे आने का जैसो काम हो रहा है और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ क्यों हो गई थी? कोरोना की वजह से रखी हुई है। बेपटरी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नहीं कोरोना के वजह से तो स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में एक साल लॉकडाउन रहेगा तो आपकी अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होगी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। लेकिन कुछ बात मैं जिक्र करना चाहता हूं, देखिए बहुत सारे ऐसे चीजें जैसे खाद्य पदार्थों पे जीएसटी बढ़ा, निश्चित रूप से उस पर सरकार को सोचना चाहिए। मैं भी कारोबार करता हूं, पेइंग गेस्ट फैसिलिटी जो सर्विस टैक्स एक्ट में था कि एग्जेम्प्टेड था, जीरो टैक्स था, आप अचानक से 18% स्लैब में ला दिए। आखिर पेइंग गेस्ट फैसिलिटी जहां स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर वहां 18% जीएसटी 0% से सीधा 18% लाएंगे तो छात्र तो प्रभावित होंगे ही ना। बोलते तो इंड यूजर्स सरकार भी साथ में चलाएंगे और केवल टीवी डिबेट में ही ऐसा भाषण देते जाएंगे। निश्चित रूप से और माधव आनंद जी, आपने मान लिया है कि महंगाई है, अपने सांसद को क्यों नहीं समझाते हैं कि सदन में जब जाते हैं तो लोकसभा में स्वीकार करें महंगाई है? आपके ही सांसद ने जो बातें कही, जरा मैं पढ़ लेती हूँ। कौशलेंद्र कुमार है जेडीयू के सांसद, सुनिए ना सर, एक सेकंड, जफर भाई भी कह रहे महंगाई है, आप सुन तो लीजिए। आपके सांसद नहीं मान रहे हैं ना, अरे आपके सांसद नहीं मान रहे, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बोला है, कहाँ है महंगाई, जो बोला है वही पढ़ रही हूँ। पहले पटना में 32,000 रुपए का टिकट लगता था, अभी 5,000 रुपए का टिकट लग रहा है। अरे भैया, ट्रैक्टर जो किसान चलाएगा उसको डीजल देना पड़ेगा, डीजल का क्या हाल है? ट्यूबवेल जो चलाएगा उसमें डीजल लगेगा, डीजल कितना महंगा है? और आप सीधे हवाई जहाज से तुलना करते हुए कह रहे हैं कहाँ है महंगाई? अपने सांसद साहब को भी तो समझाइए ना आप लोग। देखिए एक चित्रा जी, बहुत गंभीर विषय है। मैं क्या कहूं कि जफर भाई भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि महंगाई एक वैश्विक समस्या है और भारत भी उसे अछूता नहीं है, हर कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है। जहां सरकार हर चीज में गौर कर रही है और जिन जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है या सत्ताधारी दल के लोग उठा रहे हैं, सरकार उसको गंभीरता से विचार करेगी। कई बार ऐसे स्टेप सरकार ने लिया है जहां जीएसटी में रिवीजन की बात होती है तो स्लैब भी चेंज करने का काम किया है सरकार ने। मुझे पूरा उम्मीद है जिन पदार्थों पे जो जीएसटी लगी है, अगर सरकार को लगता है, देश को लगता है, तो वहां सरकार जैसे निश्चित रूप से इसको 5 महीने में जीएसटी संग्रह 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। कहाँ जाते हैं ये पैसे, ये भी तो पलटकर पूछा जाएगा ना। 5 महीने में जीएसटी संग्रह 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है और हर चीज पर टैक्स लगता है। ये भी बताते रहिए समय समय पर कि ये जो सामान खरीदने के लिए एक महिला दिखाई दे रही है, जब ये सामान खरीद रही होंगी, जितना सामान इन्होंने खरीदा होगा इस पैकेट का, हर पर जीएसटी सरकार लेती है। तो जब ये बात कही जाती है, मैं सीधे जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए, चूंकि निशिकांत दुबे के बयान ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं, आज सुबह से हर जगह उनके बयान की चर्चा है। तो जब आप पैसा जनता से ही लेते हैं तो फ्री फंड जब कहेंगे कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का खाना बांटा जा रहा है और हमें आप बधाई दीजिए, तो पलट के सवाल पूछा जाएगा ना आपसे। जफर इस्लाम साहब, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। देखिए चित्रा जी, देखिए एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार जफर साहब की बात पूरी हो जाए, एक बार जफर की बात हो जाए। मैं सिर्फ जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूँ। शब्दों की, देखिए मैं कहता हूं शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन उनका ये मकसद नहीं था। उनका मकसद ये था कि हमने गरीबों के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का खजाना गरीबों के लिए खोल दिया। शब्दों का, मैं कह सकता हूं शब्दों का मर्यादा रखना चाहिए, इस चीज को उस पर चिंता करनी चाहिए। लेकिन मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा, 2-3 बातें और कहना चाहूंगा। आप हमने इटली के बारे में कहा, हमने फ्रांस के बारे में कहा, हमने अमेरिका के बारे में, ये लोग श्रीलंका और भूटान से और पाकिस्तान से निकल नहीं पाए। मैं एक और बात कहता हूं, देखिए वेनेजुएला जैसी एक कंट्री है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जहां पर तेल जो है सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, एक्सपोर्ट करती है, 98% एक्सपोर्ट जो है उसका क्रूड ऑयल है। वहां इन्फ्लेशन देखिए आप जरा देखिए, 100% इन्फ्लेशन है। वो जो ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐसे कागार पे कि कल डिफॉल्ट कर जाए। आप देखिए आज भारत ऐसा देश है, मात्र एक ऐसा देश है जहां 13 महीने का बैलेंस ऑफ पेमेंट है। कितनी बड़ी अच्छी है, फेडरल रिजर्व जितना ज्यादा है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर IMF की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, वेस्टर्न इकोनॉमी हो, सवाल अनुराग भदौरिया का, बड़े बड़े देशों से क्यों तुलना कर रहे हैं आप?
इमरनी है और इमरनी के कॉन्टेक्स्ट कहीं भी आप उठा के देखिए, आज भारत ही एक ऐसा देश आपको अलग थलग दिखता है भट्टी पे ही नहीं तेजी से दौड़ रही है और साथ साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, नई नौकरियां जो है क्रिएट कर रही है। भारत पूरा दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। अफसोस के साथ कह रहे हैं कि भारतवासी कुछ ऐसे हैं जो अपने ही देश की बुराई करना चाहते हैं, जबकि पूरी दुनिया भारत की वाहवाही कर रहे हैं। जो लोग क्रिटिसाइज करने वाले थे, रघुराम जैसे लोग, रघुराम राजन जैसे लोग आज वो भी मानने लगे हैं कि नहीं, देश में किस तरह से पॉलिसी मेजर किया गया सरकार द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा वो सही है और वो इकोनॉमी को सही पटरी पे रखे हुआ है और तेजी से दौड़ा रहा है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रखा है। आप अमेरिका की बात कर रहे हो, जर्मनी की बात करो, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान की बात कीजिए। अरे हिंदुस्तान की तो बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, इसलिए कि आपको तो आंकड़े क्यों नहीं भरोसा करते उनकी बातों पर आप लोग? लेकिन जाती होंगी, आप भी जाते होंगे बाजार में, देखते होंगे किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं, सांसद जो बात कर रहे हैं, जो बात कही गई है महंगाई का 7% से नीचे रही है, हिंदुस्तान का पैसा कर्ज और जीडीपी का अनुपात 56.21% रहा है। सरकार आप लोगों को भरोसा देगी, आपको यकीन तो होगा। हमें सरकार पे भरोसा तभी होगा जब सस्ती होंगी चीजें, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, आदमी के रोजमर्रा जो चीजें खरीदता है वो चीजें सस्ती हो, तब तो पता चलेगा ना। एक घर में कोई सस्ता नहीं बाजार जाता है तो बाजार में खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं हो रही। मेरे सवाल हर जगह पे कहीं अभी सत्ता पद से नहीं होगा। तो आप यहाँ पर आपके हाँ में हाँ मिलाने तो आपको बुलाया नहीं विपक्ष से सवाल होगा। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं अनुराग भदौरिया के हाँ में हाँ मिलाते हुए बहुत नालायक मैथमेटिक्स है जो ये बता रहे हैं। यहाँ पर अभी आपने शब्दों में मर्यादा का बोला, शब्दों की मर्यादा पूछूंगी या नहीं पूछूंगी? पूछिए। या मैं चली जाऊँ अभय दुबे जी? आप सवाल पूछिए। एक बार सरकार का बयान सुनाते हैं, उसके बाद उसी बयान पर मैं आपकी टिप्पणी लूंगी। सुन लीजिए। Pandemic, second wave, Omicron, India, Russia, Ukraine, supply chain, even today largest supply component suppliers around in China still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below. And that has got to be recognized. ये तथ्य विपक्ष स्वीकार करेगा या नहीं करेगा अभय दुबे जी? आप सवाल मैं तो चित्रा जी आपको बहुत अच्छा सवाल किया। आज तक की ही सारी रिपोर्ट का हवाला देता। आखिरकार सरकार ने माना बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज्यादा। ये खबर आपने प्रकाशित की पेंडेमिक के पहले। इस पेंडेमिक के पहले ये परिस्थितियां बनी कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 58 साल की सबसे निचली क्रेडिट ग्रोथ है। इस पेंडेमिक के पहले ये सरकार के वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की कि लगातार 8 क्वार्टर से हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट गिर रही है। इस पेंडेमिक के पहले इस सरकार ने जो रिपोर्ट छुपाली थी एक्सपेंडिचर कंजम्पशन रिपोर्ट, उसमें बताया कि 70 साल से सबसे बदतर स्थिति में रूरल कंजम्पशन 580 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह रह गई है। इस पेंडेमिक के पहले के रिपोर्ट मैंने देखी कि किसान की आमदनी सिर्फ 27 रुपए रह गई है। इस पेंडेमिक के पहले की रिपोर्ट स्ट्रिक्ट मेमो आरबीआई की, उसमें ये बताया कि हिंदुस्तान के एमएसएमई को और साथ साथ पैसे आपने बांटे थे, बैंकों में पैसे आपने बांटे, एनपीए आपकी वजह से हुआ, इसलिए क्रेडिट ऑफ टेक जो है नहीं हो रहा था। आज फिर से बैंकों की हालत अच्छी है तो सही तरह से कोई खजाना खोल कर नहीं छोड़ दिया था आपके जैसा कि फ्री में कमीशन देकर ले जाओ। यहाँ हर पैसे के हिसाब में टैक्स बेस का मनी है, बैंकों की हालत सुधारी है। नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। अभय दुबे जी, आपने तमाम बातें कही, लेकिन ये बात भी सच है ना? एक सेकंड सर, यूपीए काल में कोरोना तो आया नहीं था, लेकिन यूपीए काल में भी महंगाई डबल डिजिट में पहुंची थी 9 बार या नहीं पहुंची थी? इस बात को क्या आप गलत बताएंगे? क्या ये सच थी या फिर नहीं थी अभय दुबे जी? बिल्कुल, मैं आपसे इस बात का जवाब देता हूँ। देखिए, जयंत वर्मा है मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर आरबीआई के,
वो अप्रैल से लगातार डिफेंस नोट दे रहे हैं कि एक्सपोर्टेटिव स्टैंड मत कीजिए, आप इन्फ्लेशन को एड्रेस कीजिए, रेपो रेट बढ़ाइए। अरे मैंने आपसे सवाल पूछा है दुबे जी, ठीक है, लेकिन कुछ और यूपीए के शासनकाल में भी महंगाई डबल डिजिट में 9 बार पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? के साथ बोलिए ना, हाँ या ना अभय दुबे? सवाल हो रहा है, सवाल का जवाब आम का जवाब दे रहे हो। तब अफोर्डेबल था, 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल था, 60 रुपए की दाल थी, 70 रुपए का तेल था। जब दाल का प्रोडक्शन पर्याप्त हिंदुस्तान में हुआ तो 200। ठीक है जफर इस्लाम साहब, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ वहां से। एक सेकंड सर प्लीज। वारिस पठान साहब के पास मुझे जाना है प्लीज। अभय दुबे जी अब जवाब सुन लीजिए प्लीज, हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं, आप जवाब सुन लीजिए। ठीक है सर, ओके ठीक है। आवाज कम कीजिए, जफर साहब पड़ेगा आपको, जफर आवाज कम करना पड़ेगा, नहीं तो वारिस पठान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी बात पहले हो जाए। हो गया अभय दुबे जी, अब हो गई आपकी बात सर, प्लीज 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 प्लीज। मैं बहुत संक्षेप में जवाब दे रहा हूं कि देखिए, सबसे पहली बात जब ये कहते हैं कि जब बेरोजगारी दर के बारे में कहते हैं, बेरोजगारी जो बढ़ी है, खुश हो जाओ, तुम फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो, तुम खुश हो जाओ, बोलो प्लीज वारिस पठान जी, ये तो तरीका ठीक नहीं है ना, महंगाई जैसे मुद्दे पर ये फ्रस्ट्रेटेड हो, ये हो वो, ये ठीक नहीं है। बच्चा खुश वारिस पठान जी ये ठीक आदत नहीं है, वारिस पठान साहब ये ठीक आदत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक आदत नहीं है। बोलो ये झूठ बोलो, चलो झूठ बोलो, ये आपको कैसे बैठा देते हैं इस तरह के झूठ बोलो, खुश हो जाएगा बच्चा, लफंगे लोग को खुश हो जाओ। अरे तुम जैसे सड़क छाप को इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल संसद के भीतर किया जाता है और बहुत सारे असंसदीय शब्दों को जब बाहर कर दिया गया तो ऐसा लग रहा है कि वो तमाम भड़ास आप लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना सर, जो असंसदीय शब्द सदन के भीतर हैं, कम से कम टीवी डिबेट में उनको लेकर मत आइए, वरना यही पता चलेगा कि आप लोग वहां तो अपनी भड़ास निकाल नहीं पाते हैं, अब वो भड़ास टीवी डिबेट में निकाल रहे हैं। महंगाई जैसा मुद्दा है, वारिस पठान साहब आपको मौका मैं दूंगी, जफर साहब से ही सारे सवाल हैं, वही सरकार में है। निकालो इसको सड़क छाप को अपने। एक सेकंड वारिस पठान जी प्लीज, इस भाषा की मैं कतई इजाजत नहीं दे सकती, प्लीज किसी के लिए भी। इडियट को निकालिए, इसको कौन कहता है? माधव आनंद जी, मुझे लग रहा है ये व्यक्तिगत टिप्पणी से आगे बढ़ते हुए महंगाई काबू में कैसे आएगी, सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन बताइए। या फिर बार बार बताया जाता रहेगा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, इस वजह से कहीं से तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देश में किस तरह माधव आनंद जी की आवाज दीजिए, बाकी लोगों की आवाज डाउन कीजिए। मैं कतई इजाजत नहीं दे सकती कि इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल मेरे शो में किया जाए, और जिस भाषा का आप लोग, एक सेकेंड, जिस अब जफर इस्लाम साहब प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है ना, आप भी क्यों उनके लिए घटिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? इतने बड़े नेता हैं आप लोग, आपके जो चाहने वाले, आपके जो फैंस फॉलोअर और कार्यकर्ता हैं वो सुन रहे होंगे, ये किस तरह की भाषा है? जफर साहब रिक्वेस्ट किया सिविलाइज तरीके से बात कीजिए, वो सिविलाइज तरीके से बात नहीं कर सक रहे। देखिए मैंने आपने जो मुझसे सवाल किया, मैं इसका जवाब कंट्रोल कैसे होगी महंगाई? जफर साहब ऐसे तत्वों को नहीं, ऐसे तत्वों को इस तरह के संजीदा जब डिस्कशन हो मत बुलाइए, कम से कम आपके चैनल पे इस तरह के घटिया जो मैंने उनको चुप करा दिया है, अब आगे बढ़िए। महंगाई कम कैसे होगी, कंट्रोल कैसे होगी? देखिए महंगाई कम जिस तरह से हो रही है मैम, मैं ये कहना चाहता हूं चित्रा जी कि सरकार वो हर कदम उठा रही है और वो उठाती रहेगी जिससे महंगाई पे कंट्रोल हो। इसलिए मैं कह रहा था कि जब अगर तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, लेकिन 2 बार कटौतियां भी की गई, जबकि दुनिया में अगर आप देखें तो दाल जो ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं और सब चीजों की जो जहां जहां पर जो एक्साइज ड्यूटी कम करने की बात है वो करते जा रहे हैं, ताकि जो खाने पीने की चीजें हैं, जो आम रोजमर्रा की चीजें की जिंदगी में जरूरत है। आज दंगल में हमारा सवाल था, मुफ्त राशन योजना के बहाने महंगाई के मुद्दे को क्या दरकिनार किया जा रहा है? आपके जो जवाब मिले हैं 56% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 44% लोगों का जवाब नहीं में है। अब बढ़ती महंगाई पर लगाम लगा पाने में आगे क्या सरकार कामयाब होगी? लेकिन जब भी महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पर सदन के भीतर बहस होती है तो हमारे सांसद बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में नदारद क्यों रहते हैं, ये भी सवाल अपने आप में कायम है। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।